नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में दोस्तों। और आज का जो सेशन है ये आपके लिए और भी मजेदार रहने वाला है, क्योंकि आज है हमारा डे 8 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन जो है हमारी वेल्थ का साइलेंट किलर दोस्तों। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ दोस्तों। उम्मीद है आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी फाइनेंस को समझ रहे होंगे और इसे इम्प्लीमेंट करके लोगों से शेयर जरूर कर रहे होंगे। और 100 डेज में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पे देने वाली हूँ, जिसमें से आज 8वां दिन है दोस्तों। ओके, तो डे 8, इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिंसर हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी with over 12 years of experience as financial advisors and more than 4 year experience as a trainer or a coach who is blessed to connect with more than 5,000 advisors, blessed to serve more than 500 families, and still to serve लेट्स। ओके, सो आपकी दुआएं रही तो उस मुकाम तक भी जाएंगे दोस्तों। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि जो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से या मुझसे या किसी से भी पर्सनली एक अपना R&D जरूर करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। इन्फ्लेशन द साइलेंट वेल्थ किलर है ना, हमारी जो धन को है, वेल्थ को है, चुपचाप चोरी चोरी खा लेता है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन है क्या? महंगाई जिसको हम बोलते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन यानी आपकी चीजों के दाम बढ़ने का दर। आप देखेंगे धीरे धीरे सभी चीजें महंगी होती जा रही हैं, है ना। सभी महंगी होती जा रही है। आज से पहले 2000 में जो दूध 20 रुपए लीटर आता था, आज वो 60 रुपए से अधिक का लीटर हो गया है। तो ये क्या है? आपकी जो पैसों की खरीद कीमत है, यानी रुपए की जो खरीद कीमत है वो घट रही है, यानी महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इन्फ्लेशन ये दर है कि किस प्रतिशत से आपकी चीजें महंगी होती जा रही हैं। एंड यदि आप इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखते ना, तो ये चुपचाप हमारी खरीद कीमत घटाती जाती है, यानी हमारी बाइंग कैपेसिटी को घटाती जाती है दोस्तों। अब ये इन्फ्लेशन हमारी वेल्थ के लिए क्यों मैटर करता है ना। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये धीरे धीरे, जैसे जंग होता है लोहे को खाता जाता है ना, वैसे ही महंगाई की दर हमारी धन को खाती जाती है, क्योंकि हमारे धन का परचेज पावर घटता जाता है। श्रिंकिंग रियल रिटर्न्स आपके रिटर्न्स को कम करता जाता है। मैं आपको आज एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ और हकीकत के साथ समझाऊंगी कि क्या आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे। आपकी मनी कम दर से ग्रो करती है, आपको लगता है मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वाकई में वो इंटरेस्ट नहीं होता। महंगाई की दर उस इंटरेस्ट को खाती जाती है दोस्तों। हिडन फाइनेंशियल एनिमी, ये एक छुपा रुस्तम है जो हमारे फाइनेंस को, वित्तीय आयोजन को खाता जाता है। और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया ना दोस्तों, तो बहुत महंगा पड़ सकता है। कैसे? हम बात करेंगे। करंट इन्फ्लेशन रियलिटी की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ये 5 से 7% है दोस्तों, है ना। 5 से 7% इन्फ्लेशन का दर है। और आप सोच रहे हैं कि मुझे बैंक से यही 5 से 7% इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो आप कमा नहीं रहे दोस्तों। इन्फ्लेशन वो खाता जा रहा है आपका, है ना। इंटरेस्ट भी खाता जा रहा है ना। शॉकिंग रियलिटी की मैं बात करूं रुपए 1 लाख की जर्नी की, कि आज जिस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख रुपए है ना, आज से 30 साल बाद यदि 5% इन्फ्लेशन रहा, हालांकि गवर्नमेंट ने 5% बोला है, बट वाकई में हर साल फीसें बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट सिर्फ 5% भी इन्फ्लेशन का दर गिनू ना, तो 30 साल के बाद इसी 1 लाख की परचेज वैल्यू यानी खरीद कीमत 25,000 रुपए हो जाएगी, यानी आपकी 75% वेल्थ का लॉस हो जाएगा। तो यदि आप अभी भी बहुत सेफ एफडीज वगैरह ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां कंपाउंडिंग नहीं है, तो आपकी बाइंग, परचेजिंग पावर कम होता जाएगा दोस्तों। सो दिस ड्रामेटिक एग्जांपल शोज हाउ 1 लाख रुपीज टुडे विल हैव द परचेजिंग पावर ऑफ ओनली 25,000 रुपीज आफ्टर 30 years एट जस्ट 5% इन्फ्लेशन।
अगर मैं इसे 10% गिनूं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी दोस्तों। फोर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, चार प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं जो हमारी वेल्थ पे अटैक करते हैं। सबसे पहला डिमांड एंड पुल, यानी मांग ज्यादा होती है और अवेलेबल कम होता है। जैसे आप देखेंगे ओकर्स व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, है ना, सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो। जैसे फेस्टिवल सीजन में एकदम से मिठाई के भाव बढ़ जाते हैं, कपड़ों के भाव बढ़ जाते हैं, सोने के भाव बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। दूसरी होती है कोस्ट फुल पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, रिजल्ट्स फ्रॉम राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। व्हेन फ्यूल प्राइस इंक्रीजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और इसके कारण सामान भी महंगा हो जाता है। तीसरा इन्फ्लेशन हो सकता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, है ना। बिल्ट इन इन्फ्लेशन यानी कई लोगों को लगता है नहीं मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, बट एक्चुअली तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आपका वही पैसा महंगाई में जा रहा है। सो द वेज प्राइस स्पाइरल वेयर वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्राइसेस। चौथा इन्फ्लेशन है सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, और ये आपको हेल्थ केयर एंड एजुकेशन में सबसे ज्यादा दिखाई देता है ना। जैसे 5 से 7% है, लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% है, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15% तक है ना। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन हुआ, है ना। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन योर डेली लाइफ, ये आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। कैसे? आप देखो, आपके दाल चावल जितने भी किराने की आइटम है, ग्रोसरीज हैं, उनके दाम हर 8-10 साल में डबल हो गए हैं। एजुकेशन कॉस्ट जो है स्काई रॉकेट को छू रही है, मेरे बच्चे की फीस ही इस बार 20% बढ़ गई एक साल में। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन की क्राइसिस में अगर बात करूं तो मेडिकल कॉस्ट हर पिछले 20 साल में ट्रिपल हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी है दोस्तों, है ना। What Indians really feel about rising cost? 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी सेविंग्स यूज कर लेते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। ओके, 60% फैमिलीज ऐसी हैं जो करंट एक्सपेंसेस को पहुंच तक नहीं पाती हैं, और 20% लोग ही ऐसे हैं जो करंटली इन्फ्लेशन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी 100% भारतीयों में से सिर्फ 20% भारतीय ऐसे हैं जिनको ये पता है कि महंगाई को बीट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं ताकि हम महंगाई को बीट कर सकें दोस्तों। ओके, सो ये जो सर्वे है ये हार्श रियलिटी है कंट्री की, और इसीलिए रुपी टू रिच सीरीज मैंने स्टार्ट की है। उम्मीद है आप लोग अवेयर होंगे और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आइए एक केस स्टडी से समझते हैं कि एजुकेशन कॉस्ट कैसे एक्सप्लोसिव होती जा रही है। एमबीए की फीस सन 2000 में 2 लाख रुपए थी, ठीक है, और आज की डेट में यदि आप देखोगे 2025 में ये 20 से 25 लाख है। ग्रोथ रेट अगर गिनो तो ये 12% है। रियल इम्पैक्ट क्या हुआ 25 साल में? ये 12.5% बढ़ गई दोस्तों, 12.5 गुना हो गई। कितने? 12.5 गुना 25 साल में एमबीए की फीस हो गई। आगे सोचो कितना लगेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, आपका अगर आज का खर्चा 50,000 रुपए प्रति माह है, तो आज से 25 साल के बाद यदि 6% में इन्फ्लेशन की दर गिनूं तो, हालांकि है तो ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से जो 6% इन्फ्लेशन की दर है अगर गिनूं, तो आपको अपनी तैयारी रखनी होगी कि आपकी प्रति माह आय जो है 2,15,000 होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको, यदि आपने कोई प्रोविजन नहीं किया है रिटायरमेंट के लिए, तो आपको उस समय वर्क करके काम करके इतना तो कमा के लाना पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए। इसके लिए यदि आप प्लान करना चाहते हो 25 साल के बाद, तो आपको 6 से 8 करोड़ रुपए का कॉर्पस लगेगा, जो 20 साल का रिटायरमेंट शांति से आप गुजार सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक रियलिटी ये भी है कि इंडिया में एवरेज एज विमेन्स की 68 ईयर है और मेन की 67 ईयर है। आप कब तक काम करना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर लें, और कब से रिटायरमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दें। मैंने आपको आंकड़े दे रखे हैं। इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना चाहिए? तो इमरजेंसी फंड के अलावा
आपके पास टर्म प्लान तो पहले होना ही चाहिए, इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, उसके बाद आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट या आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो यूलिप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो 12 से 15% सीएजीआर से रिटर्न देते हैं। जैसे हमारे एलआईसी में निवेश प्लस है 15 पर, बीटन मार्केट में भी 15% सीएजीआर है, या एसआईआईपी है 15% सीएजीआर है, इंडेक्स प्लस है 13% सीएजीआर। फायदा क्या होता है कि आप जितना इन्वेस्ट करें उसका 10 गुना इंश्योरेंस भी मिलता है, तो एक फैमिली सेफ भी हो जाती है, उसमें लॉक इन पीरियड भी होता है, और आपका फंड भी लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो होता है। और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टेड रहना चाहिए, जबकि इक्विटी में हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास उसे क्लोज करने का ऑप्शन होता है और हम यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए या बच्चे की शादी के लिए वो पैसा आएगा कहाँ से, फिर से लोन लेंगे? इट्स बेटर लिफ्ट में लगाएं। उसके बाद आपके पास बचता है तो आप इक्विटी में भी ऐड करें। रियल एस्टेट में आप डाल सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट की जो इनकम है वो गारंटेड नहीं बोल सकते हैं आप, है ना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड ने भी हालांकि अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हम इसे जल्दी ब्रेक कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं, तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते ही नहीं है। अब सबसे बड़ी गलती जो हम इंडियंस करते हैं, फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट 6 से 7% रिटर्न देती है, इन्फ्लेशन रेट ही 6 से 7% है, तो आप सोचिए ये आपका परचेसिंग पावर कम कर रही है। रियल रिटर्न क्या हुआ? जीरो या नेगेटिव भी, है ना। इट्स बेटर एफडी में लिक्विड फंड जितना ही पैसा होना चाहिए जो हमें इमरजेंसी में चाहिए होता है, बाकी का फंड जो है आपका यूलिप्स में लॉन्ग टर्म के लिए कम रिस्क पे या कुछ गारंटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्सेस इन्फ्लेशन को यदि आप यूज करेंगे, मान लीजिए आप 10 रुपया महीने की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और यूलिप में 10,000 महीने की एसआईपी आप स्टार्ट करते हैं, तो सामने 12 लाख का नॉर्मल कवर, 24 लाख का एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है। और जब भी मैच्योरिटी आती है तो जो उसके लिए चार्जेस जाते हैं वो भी रिफंडेबल होते हैं, तो ये सबसे सेफ भी है। और मान लो यही 10,000 मंथली एसआईपी 12% का, हालांकि अभी 15% भी दे रही है, 12% का रिटर्न भी देती है, तो ये 30 साल में 3.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है, अगर यूलिप है तो वो भी टैक्स फ्री दोस्तों, राइट। तो ये पावर है कंपाउंडिंग का जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन से फाइट करती है ये भी जान लेते हैं। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कैसे करती है। ये इन्फ्लेशन को 4 से 6% के बीच में रखने की कोशिश करती है, मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करती है, मनी के कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करती है डिमांड को मैनेज करने के लिए, और गवर्नमेंट की सप्लाई साइड को मेजर करती है। गवर्नमेंट का इसमें क्या सपोर्ट रहता है? सब्सिडीज का, है ना, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम या फूड सिक्योरिटी का सपोर्ट रहता है। प्राइस कंट्रोल रहती है कुछ कमोडिटीज पे, है ना। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, लेकिन ये गवर्नमेंट करती है, हमें अपने पर्सनल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए प्लानिंग करना ही पड़ेगा दोस्तों। सो इंश्योरेंस ये आपके इन्फ्लेशन को भी प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस पहले नहीं है तो आपके वो रिटर्न्स भी जा सकते हैं। जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस में जो 12 से 15% का इन्फ्लेशन हो रहा है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और भगवान न करे कोई क्लेम आता है, तो ये उसे बीट करने की पूरी पूरी पावर रखता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को पूरा प्रोटेक्टेड रखता है, जैसे आपकी फैमिली का परचेजिंग पावर बढ़ता है, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस बड़ी अमाउंट के होते हैं छोटे प्रीमियम्स में, राइट। देन इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट जो इंश्योरेंस है, ये सिर्फ इंश्योर टर्म प्लान ही नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको यूलिप का एग्जांपल दिया। तो ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देते हैं रिटर्न्स के साथ यूलिप प्रोडक्ट्स। तो यदि आप यूलिप एंड गारंटेड का जब कॉम्बिनेशन लेते हो, है ना, यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए यू कैन टेक विद मी, कॉम्बिनेशन लेते हो, तो ये आपको गारंटी एंड इन्फ्लेशन बीटिंग दोनों ही प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करते हैं। सो इंश्योरेंस डजंट बीट इन्फ्लेशन डायरेक्टली, बट इट प्रोटेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट, ये आपके पोर्टफोलियो। क्योंकि मान लीजिए आज आपने बहुत अच्छी एसआईपी कर रखी है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है ना, लेकिन एक बार का हॉस्पिटलाइजेशन उसे वाइप आउट कर सकता है दोस्तों, है ना। तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें।
ये गलती बिल्कुल ना करें। रिटर्न्स के पीछे कम, पहले प्रोटेक्शन के पीछे ज्यादा भागे। मैंने पिछला सेशन डे 7 भी लिया था, यदि आपने ना देखा हो वीडियो तो देखिएगा, कि वेल्थ क्रिएशन से पहले वेल्थ को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी होता है ना। तो मिस किया हो तो देखिएगा जरूर। इन हिस्टोरिक इन्फ्लेशन में आपको बताऊंगी यहाँ पे कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, है ना। उसमें 17% इन्फ्लेशन दर रही थी, राइट। आप सोच सकते हैं ये चीजें कभी भी हो सकती हैं और कभी भी हमें इससे लड़ना पड़ सकता है दोस्तों। तो यदि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों, है ना। और इसीलिए ये रूपी टू रिच सीरीज लाई गई है, ताकि आप लोग अपनी फिनेंशियल प्लानिंग में ये गलतियां तो नहीं कर रहे दोस्तों, है ना। इसे चेक जरूर कीजिए, राइट। तो हम बात कर रहे थे फिनेंशियल क्राइसिस की। 1991 में सबसे बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस जब आया था, तब इन्फ्लेशन की दर 17% थी। जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं महंगाई बढ़ती जाती है, राइट। 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था तो फूड इन्फ्लेशन 20% था दोस्तों। 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया था तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, है ना। विभिन्न सेक्टर्स में हमने हाई इन्फ्लेशन देखा था। करंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो ये 5 से 7% है, लेकिन सेक्टरल ये वेरिएशन है। जैसे मैंने एजुकेशन एंड मेडिकल इन्फ्लेशन की बात की थी आपसे। इसके लिए आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, जैसे मैं मेरे पोर्टफोलियो में यूज करती हूँ, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। ठीक है, तो मैं मेरा पोर्टफोलियो भी वैसे ही मैनेज करती हूँ। आपको इक्विटी या यूलिप में 60% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रियल एस्टेट में 20% इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गोल्ड में 10% करनी चाहिए। और फिक्स्ड इनकम्स में जैसे गारंटेड प्लान है उसमें 10% की करनी चाहिए। या आप ऐसे कर सकते हैं, एक यूलिप्स में आपने 50% किया, 50% मैं यूजुअली जो यूज करती हूँ, 50% आई गो विद गारंटेड एंड 50% विद यूलिप्स। सो इससे मेरी फैमिली को अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, मेरी भी डिसेबिलिटी कवर हो जाती है, एंड सारे फंड्स जो है मेरे सेफ भी रहते हैं और कोई मार्केट वॉच भी नहीं रखनी पड़ती। ओके, सेम मैं आपके लिए भी डिजाइन कर सकती हूँ यदि आप चाहें तो। इंटरनेशनल एग्जांपल्स इन्फ्लेशन की मैं बात करती हूँ यहाँ पे। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन केसेस जिम्बाब्वे में 2008 में 89.7 सेक्सटिलियंस% जो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों की सारी सेविंग्स चली गई। वेनेजुएला में 2018 में 10 lakh% inflation made basic necessities unaffordable for most of citizens. Germany in 1920s post-war hyperinflation required wheelbarrow borrowers of money to buy bread. खाना खाने के लिए इंडिया की एडवांटेज क्या है पता है दोस्तों? इंडिया इन्फ्लेशन को मैनेज करने वाला एनवायरनमेंट बनाती है, जिससे अपॉर्चुनिटीज रहती है वेल्थ प्रिजर्वेशन की। तो यदि आप इसका यूज नहीं कर रहे ना, तो आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो इन फ्यूचर अपने आप को। सेक्टर वाइज अगर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो हेल्थ केयर में 15% इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी हर 5-6 साल में जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो डबल हो रही है। एजुकेशन में 12% का इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी हर 8 साल में फीस डबल हो जाती है। फूड में 9% है। ट्रांसपोर्टेशन में 8% है। आप सोच लीजिए, आपकी जो जरूरत की चीजें वो महंगी हैं बहुत, और आगे भी उस आपका बाइंग पावर कम होने वाला है। इसीलिए अभी से प्रिपरेशन जरूर करें। Understanding sector-specific inflation help you prepare targeted financial strategies for different life expenses and goals. इसीलिए मैंने बोला कि guaranteed and रिटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इंश्योरेंस तो सबसे पहले होना चाहिए ताकि सब बह ना जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी का रोल भी आप यूज कर सकते हो, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स यूज कर सकते हो, डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, ऑटोमेटेड एसआईपीज यूज कर सकते हो, है ना। तो ये कैलकुलेटर आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की आप सलाह भी ले सकते हो, राइट, और अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन ले सकते हो। इमरजेंसी फंड आपके इन्फ्लेशन को बफर होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड अगर आपने रखा है तो आपको सेविंग्स नहीं निकालनी पड़ेंगी। स्मार्ट इमरजेंसी फंड स्ट्रेटेजी क्या हो सकते हो? आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो सेविंग से बेटर रिटर्न देते हैं। शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
है ना, लार्ज अमाउंट जीरो इंटरेस्ट अकाउंट में रखने से बच सकते हैं, राइट। रिव्यू एंड इंक्रीज कर सकते हैं फंड साइज एनुअली, हर साल रिव्यू करके अच्छी अच्छी जगह पे, जैसे एक्सेस हो गया उसे फिर इन्फ्लेशन बीटिंग फंड में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, इंटरेक्टिंग रियलिटी दे रही हूँ, है ना, पेट्रोल प्राइस देन एंड नाउ। ओके, 2010 में पेट्रोल की प्राइस आज से 15 साल पहले 35 रुपए थी। आज पेट्रोल लगभग 100 से 110 रुपए अलग अलग सिटीज में रहता है, ठीक है, करंट प्राइस है। 214% इन्फ्लेशन, 214% जो प्राइस है यहाँ पे पेट्रोल की पिछले 15 सालों में बढ़ी है, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगाई है, और आज से 15 साल बाद या 10 साल बाद क्या केस रहेगा। एज बेस्ड इन्फ्लेशन स्ट्रेटेजी भी आप प्लान कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर आज की उम्र 20 से 30 वर्ष है, तो आप एग्रेसिव ग्रोथ में, यानी 80% आप यूलिप्स या इक्विटीज में डाल सकते हैं। आपका रिस्क टॉलरेंस पावर कैसा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले इक्विटीज में जाएं, इट्स बेटर कि पहले यूलिप्स में जाएं, क्योंकि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहेगी, और मार्केट रिस्क का अगर आपको ज्यादा अनुभव नहीं है तो आपका फंड भी अच्छे से ग्रो होगा। इसके लिए मैंने आपको सजेस्ट भी किया, एलआईसी का जैसे एसआईपी है या इंडेक्स प्लस है, अच्छे रिटर्न देते, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एज 40 है ना, 40 की उम्र के आसपास है, तो आप बैलेंस अप्रोच यूज करें। 60% आपके यूलिप्स या इक्विटीज में होने चाहिए एंड 40% आपके सेफ या गारंटीड में, क्योंकि रिटायरमेंट को हम दाव पे नहीं लगा सकते। यदि आप 50 प्लस हैं तो आपको प्रिजर्वेशन मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी 40% इक्विटी या यूलिप्स में एंड 60% आपका स्टेबल एसेट यानी गारंटेड, जैसे जीवन उत्सव है, जीवन उमंग है, उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी इनकम कंटिन्यू आती रहे। ओके, सो की टेक अवेज क्या है आज के, कि इन्फ्लेशन ये कंपलसरी है, इनएविटेबल है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन जो है ये गारंटीड है, लेकिन आपको अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। 6 to 7% रिटर्न मैंडेटरी है यदि आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, तो आगे तो बढ़ने की बात बाद में रही, यदि बीट करना है तो भी सेक्टर स्पेसिफिक प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि 6-7% सेक्टर का नहीं है। मैंने आपको एजुकेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल के एक्सपेंसेस भी बताए। जितना जल्दी आप शुरू करोगे, जितनी कंसिस्टेंसी से इन्वेस्टमेंट करोगे, उतनी जल्दी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन इज गारंटीड, योर प्लान इज ऑप्शनल। आपको अपना करंट पोर्टफोलियो मैनेज करना है, रिव्यू करना है, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, और सेक्टरल इन्फ्लेशन के लिए अच्छे से प्लान करना है। ओके, यदि आप एडवाइजर हैं तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप कस्टमर हैं तो लास्ट वाले क्यूआर कोड से मेरे से 1-to-1 बुक कर सकते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने पे फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको आपके पोर्टफोलियो का करंट रिव्यू लेकर के दिया जाएगा, और एक लॉयल एडवाइस दी जाएगी, क्योंकि मैं खुद मिस सेलिंग के खिलाफ हूं, और मैं एडवाइजर्स को ट्रेनिंग भी इसीलिए देती हूँ ताकि मिस सेलिंग ना करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे 9th डे पर गोल सेटिंग एंड फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, आपकी रुपी टू रिच की जर्नी कंटिन्यू रखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आप क्या जानना चाहते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके मेरा जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मिशन है इसमें मेरी मदद जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू बीट द इन्फ्लेशन।